जब हम एवेटार की दुनिया में आते हैं तो हमें एक ऐसी दुनिया मिलती है जो हमारी दुनिया जैसी ही है। यहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यहां भी दर्द है, यहां भी लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। पिछली 2 फिल्मों में हमने जेक सली को देखा, एक इंसान जो एक एलियन दुनिया में आया, एक नावी बन गया और अपने नए कौम के लिए लड़ा। पहली फिल्म मौर में वह आरडीए के खिलाफ लड़ा, दूसरी फिल्म में वह समंदर में अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ा। पर हर लड़ाई में, हर जीत में कुछ ना कुछ खो जाता है और दूसरी फिल्म के आखिर में जेक को सबसे बड़ा नुकसान होता है। उसका बेटा नेटेयाम मर जाता है। एक बुलेट के सामने नेटेयाम अपने फादर को बचाता है और अपनी जान दे देता है। अब तीसरी फिल्म एवेटार फायर एंड ऐश शुरू होती है इसी दर्द के साथ। जेक का परिवार अभी भी मेटकाइना क्लैन के समंदर के पास है, लेकिन अब वहां खुशी नहीं बची। नेटेयाम की कमी घर के हर कोने में दिखती है। जेक जो एक बहुत ताकतवर लीडर है, वह अब एक ब्रोकन फादर है। हर रोज उसे लगता है कि शायद अगर वह और सतर्क होता, अगर वह अपने बेटे को एक अलग तरीके से गाइड करता, तो शायद आज वह जिंदा होता। पर जेक अपने इन फीलिंग्स को दबा देता है, अपनी शक्ति का यूज करके, अपनी सेना को ऑर्गेनाइज करके अगली लड़ाई के लिए तैयारी करता है। दूसरी तरफ नेतिरी जो एक मां है, वह एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चली जाती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, गुस्सा और बदले की चाह। वह इंसानों को देखती है तो उन्हें अपने बेटे का कातिल समझती है। वह यहां तक सोचने लगती है कि सभी इंसानों को पेंडोरा से निकाल देना चाहिए, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। यह एक मां के दर्द का एक प्राकृतिक परिणाम है, लेकिन यह एक खतरनाक रास्ता भी है, क्योंकि गुस्से से जो डिसीजन लिए जाते हैं वो ऑफ्टन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। बाकी बच्चों को भी अपनी तरह का ट्रॉमा है। लुआक जो अपने भाई से कम कैपेबल था, उसे लगता है कि वह कुछ कर सकता था लेकिन फेल रहा। कीरी जिसके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है, वह अपने भाई को ईवा के थ्रू ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार सिर्फ पेन मिलता है। और टुकरे सबसे छोटी एक वर्ल्ड को देखती है जो उतनी अब सेफ नहीं है जितनी उसने सोचा था। यह सब कुछ चल रहा है जब एक दिन कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। सली फैमिली को एक वायलेंट अटैक का सामना करना पड़ता है। यह अटैक एक ऐसी नावी ट्राइब से आता है जिसे दुनिया लगभग भूल गई थी। एक ट्राइब जो पैंडोरा के वोल्केनिक रीजन्स में रहती है, जहां ज्वालामुखी हमेशा गरजते हैं, आग निकलती है और धरती कांपती है। इस ट्राइब का नाम है ऐश पीपल और ये लोग सामान्य नावी से बिल्कुल अलग है। ऐश पीपल का एक बहुत ही ट्रेजिक हिस्ट्री है। कई साल पहले एक बहुत बड़ी वोल्केनिक डिजास्टर हुई थी जिसमें इनके होम ट्री को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। इस डिजास्टर में हजारों लोग मर गए, घर जल गए और पूरी सिविलाइजेशन ध्वस्त हो गई। सबसे खराब बात यह थी कि ऐश पीपल को लगा कि एवा उन्हें अकेली छोड़ गई। उन्होंने प्रार्थना की, माता हमें बचा लो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई दूसरी नावी ट्राइब उन्हें मदद करने नहीं आई। पूरा पैंडोरा उन्हें भूल गया। इस ओवरवेलमिंग पेन और रिजेक्शन से ऐश पीपल की पूरी मेंटालिटी बदल गई। वो एक पीसफुल स्पिरिचुअल ट्राइब नहीं रही, बल्कि वह एक एग्रेसिव वॉरियर लाइक ट्राइब बन गई। उनका एक नया बिलीफ सिस्टम बन गया कि एवा फेक है, स्पिरिचुअलिटी एक मिथ है और सर्वाइवल का सबसे बड़ा वे है पावर, एग्रेशन और वायलेंस। यह एक बहुत ही साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था जो ट्रेजेडी से पैदा हुआ था। इस ट्राइब के लीडर का नाम है वरांग। वरांग बहुत ही फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। उसकी मदर एक ग्रेट लीडर थी, पर वॉल्केनिक डिजास्टर में मर गई। वरांग उस डिजास्टर में सरवाइव की और बाद में एक वॉरियर बन गई। लेकिन एक बहुत ही डार्क चीज वरांग के अंदर थी। जब उसका फादर वीक लीडरशिप दिखाने लगा, तब वरांग को लगा कि उसका फादर ट्राइब को ठीक तरीके से लीड नहीं कर सकता। तो वरांग ने एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप लिया। उसने अपने फादर को पॉइजन दे दिया। यह एक ऐसा एक्ट था जो दिखाता है कि वरांग कितनी रूथलेस हो सकती है जब वह पावर के लिए डिसाइड करती है। अब वरांग लीडर है।
वह अपनी ट्राइब को एक न्यू डायरेक्शन दे रही है। जब उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में बड़ी बदलाइयां हो रही हैं, जब वह सुनती है कि दूसरे क्लैन्स में वॉर्स हो रहे हैं, तो उसे एक नया आइडिया आता है। वह सोचती है, अगर हम अभी सो जाए, अगर हम पैसिव रहें, तो शायद कोई दूसरी फोर्स हमारे ऊपर अटैक कर देगी। अगर हम पावरफुल होना चाहते हैं तो हमें अब भी अग्रेसिव होना पड़ेगा। अभी अपने वेपन्स रिफाइन करने होंगे, अब भी अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करना होगा। इसी बीच एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। कर्नल माइल्स क्वारिच, जो फ्रेंचाइज का बिगेस्ट विलन है। क्वारिच एक बहुत ही हार्ड, रूथलेस, कॉलोनाइजर माइंडसेट वाला पर्सन है। उसका इकलौता पर्पस है पेंडोरा को कॉन्कर करना, जेक को मारना, अपनी सिविलाइजेशन को सुपीरियर दिखाना। पहली फिल्म में वो मार दिया गया था, पर आरडीए ने टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका कॉन्शियसनेस एक नए एवेटार बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। क्वारिच के जागने के बाद उसे एहसास होता है कि जेक सली अब भी पावरफुल है, अभी भी सभी नावी क्लैंस को एक दूसरे के साथ रखता है। क्वारिच अकेले बस आरडीए के सोल्जर्स के साथ जेक को नहीं हरा सकता। तो उसे एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक आइडिया आता है। वह सोचता है, अगर मुझे किसी पावरफुल नेटिव एलाई को मिल जाए, अगर कोई लोकल लीडर मेरे साथ हो जाए, तो शायद हम जेक को डिफीट कर सकते हैं। तो क्वारिच चला जाता है ऐश पीपल के पास। यह एक बहुत ही ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक मूव था। क्वारिच अपनी सभी मिलिट्री एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ वारंग के पास जाता है और एक वेरी अट्रैक्टिव प्रपोजल देता है। वह कहता है, वारंग, हम दोनों एक ही पर्पस का फॉलो करते हैं, हम दोनों पावर में बिलीव करते हैं, हम दोनों ये मानते हैं कि माइट इज राइट। जेक सली, जो तुम्हारा पोटेंशियल राइवल है, मेरा भी बिगेस्ट एनिमी है। अगर हम दोनों अलायंस करें तो मैं तुम्हें अपने एडवांस्ड वेपन्स दूंगा, मैं तुम्हारी ट्राइब को टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बना दूंगा, और फिर जब हम जेक को डिफीट कर देंगे तो पूरा पैंडोरा हम दोनों के बीच डिवाइड हो जाएगा। यह प्रपोजल वरांग को बहुत ही इंटाइसिंग लगता है। क्यों? क्योंकि वरांग को अपनी ट्राइब को स्ट्रॉन्गर बनाना है, और क्वारिच के वेपन्स, फ्लेम थ्रोअर्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, ये चीजें उसे एक सुपर नेचुरल पावर दे सकती हैं। साथ ही वैरंग और क्वारिच दोनों का मेंटालिटी सेम है। दोनों ही पावर हंग्री हैं, दोनों ही एग्रेसिव हैं, दोनों ही इस बात में बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड को रूल करने का राइट सबसे स्ट्रांग के पास है। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। फिल्म में क्वारिच और वरांग के बीच एक रोमांटिक टेंशन भी डेवलप होता है। दोनों एक दूसरे को उस लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं जहां कोई दूसरा नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे की आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करते हैं। कुछ मोमेंट्स में एक होता है एक रिलेशनशिप, एक पार्टनरशिप, जो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है। इस अलायंस के बाद तैयारी शुरू हो जाती है। दोनों साइड से एक मैसिव मिलिट्री प्रिपरेशन होता है। आरडीएच की तरफ से जहाजें आते हैं, सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन्स को रिफाइन किया जाता है। ऐश पीपल की तरफ से वरांग अपने पूरे ट्राइब को मोबिलाइज करती है, हर एक वॉरियर को रेडी करती है। साथ ही ऐश पीपल के पास एक लेजेंडरी क्रीचर भी है, एक ऐसा जानवर जो वोल्केनिक रीजन्स में रहता है और नॉर्मल फायर में जल नहीं सकता। वरांग इस क्रीचर को भी यूटिलाइज करने की प्लानिंग करती है। ये सब तैयारी, ये सब मूवमेंट, ये पूरा प्रिपरेशन पंडोरा के बाकी हिस्सों में सुना जाता है। हर ट्राइब को पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट आने वाली है। समाचार फैलता है, एक पावरफुल अलायंस बन गई है, एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार हो रही है, क्वारिच वापस आ गया है। जब जेक को यह सब पता चलता है तो उसे एक नई लेवल की एंजाइटी महसूस होती है। यह पहली बार नहीं है कि उसे एक बिग थ्रेट का सामना करना है, पर यह थ्रेट अलग है। इस बार सिर्फ इंसान नहीं है, बल्कि एक पावरफुल नेटिव एलाई भी है। यह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो जेक अपने सभी एलाइज को गैदर करने का डिसीजन लेता है। वह सभी नावी क्लैंस को मैसेज भेजता है, हमारे एक कॉमन थ्रेट आ रहा है, हमें सबको एक दूसरे के साथ मिलकर स्टैंड करना होगा।
और धीरे धीरे सभी क्लैंस रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉरेस्ट पीपल आते हैं, स्काई पीपल आते हैं, रीफ पीपल आते हैं। हर एक ट्राइब अपने प्राइड को रखते हुए एक लार्जर कॉज के लिए यूनिट होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होती है, लोआक, जो अपने गिल्ट से सफर कर रहा था, वो अब एक डिसीजन लेता है। वो अपने फादर को सपोर्ट करने का डिसाइड करता है और इसके लिए वो अपने स्पिरिट ब्रदर को फाइंड करता है, एक तुलकुन, जिसका नाम पयाकन है। पहली फिल्म में आरडीए के लोगों ने इस क्रीचर को वूंड दिया था और तब से वो सफरिंग कर रहा है। लोअक अपनी कंपैशन से इस क्रीचर से एक बॉन्ड डेवलप करता है और अब जब जेक को हेल्प चाहिए तो लोअक अपने स्पिरिट ब्रदर को कन्विंस करता है। ये बहुत ही सिंबॉलिक है। एक यंग वॉरियर जो अपने ब्रदर की लॉस से डिप्रेस्ड था, वह अब अपनी फैमिली को हेल्प करने का रास्ता फाइंड करता है। वह अपने गिल्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अपने पेन को कन्वर्ट कर रहा है एक प्रोडक्टिव फोर्स में। फिर आता है वह महत्वपूर्ण दिन जब सब कुछ एक साथ आता है। एक वोल्केनिक रीजन में जहां ऐश पीपल का टेरिटरी है, दोनों मैसिव फोर्सेस आमने सामने खड़ी होती है। इस बैटल को फिल्म कॉल करती है फायर एंड ऐश। एक तरफ है जेक की फोर्स, हजारों वॉरियर्स, सभी ट्राइब्स के लोग, टुल्कन्स और बाकी सभी क्रीचर्स जो पेंडोरा में जीते हैं। दूसरी तरफ है आरडीए की फोर्स, ऐश पीपल, वरांग, क्वारिच और वह लेजेंडरी क्रीचर। यह बैटल बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही इमोशनल है। इसमें सिर्फ एक्शन नहीं है, इमोशनल स्टेक्स भी हैं। नेतीरी जो अपने सन को एवेंज करने के लिए, अपने एंगर को चैनल करने के लिए इस बैटल में पार्टिसिपेट करती है। हर एक वॉरियर को वो फाइट करती है, हर एक दुश्मन को फेस करती है और हर एक एक्शन में उसके ग्रीफ होता है, उसका रेज होता है। लो आग भी लड़ता है, अब नहीं गिल्ट के साथ बल्कि पर्पस के साथ। वह समझ गया है कि अपने गिल्ट को रखकर कोई फायदा नहीं है, बल्कि वह अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके अपने फैमिली को हेल्प कर सकता है। पयाकन और बाकी टुल्कन समंदर में लड़ते हैं, वह आरडीए के शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, एक हिस्से को डिफीट करते हैं। यह एक वेरी सिनेमैटिक सीक्वेंस है, लेकिन साथ ही एक सिंबल भी है कि नेचर अब फाइटिंग बैक कर रहा है, कि पैंडोरा के क्रीचर्स भी जेक के साथ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इस बैटल को टर्न करती है वो है किरी। किरी जो शुरुआत में सबसे अधिक सफरिंग कर रही थी, जो अपने स्पिरिचुअल पावर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी, अब एक मोमेंट में सब कुछ रियलाइज करती है। जब वह अपनी आंखें बंद करती है, जब वह एवा से ट्रूली कनेक्ट करती है, तो एक मैजिकल थिंग होता है। पूरा पैंडोरा, हर एक प्लांट, हर एक क्रीचर, हर एक एलिमेंट, सब कुछ कम्युनिकेट करने लगता है किरी के थ्रू। जानवर एक साथ आते हैं, प्लांट्स अटैक करते हैं, अर्थ इटसेल्फ बिकम एक वेपन। यह एक अनप्रेसिडेंटेड पावर है और आरडीए और ऐश पीपल दोनों को ओवरवेल्म कर देता है। क्वारिच भी इस फोर्स को सी करके अवाक रह जाता है। वरंग भी रियलाइज कर जाती है कि वह किसी ऐसे पावर के खिलाफ लड़ रही है जो उसके बियॉन्ड है। वरंग एक वॉरियर है तो वह अंत तक लड़ती है, लेकिन अल्टीमेटली किरी की पावर के सामने यह ऐश पीपल लीडर एक ट्रेजिक एंड को फेस करती है। शायद वॉल्केनिक इरप्शन में फंस जाती है या फिर कोई और ड्रामेटिक वे में। फिल्म इसको स्लाइटली क्रिप्टिक रखती है, लेकिन जो क्लियर है वह यह कि वरांग का पावर, उसका रेज, उसका एग्रेशन, सब कुछ अंत में काम नहीं आता। क्वारिच के लिए भी एक सिमिलर फेट होता है। वह अंत में या तो कैप्चर हो जाता है या फोर्स्ड होता है फ्ली करने के लिए। लेकिन यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। जेक जो क्वारिच का एनिमी है, जो सभी रीजंस के साथ क्वारिच को किल कर सकता है, वो एक मोमेंट में ह्यूमैनिटी दिखाता है। वो क्वारिच को एक चांस देता है, या कम से कम वो एक डिसीजन लेता है जो कंपैशन दिखाता है। लेकिन अंत में क्वारिच चला जाता है। फिल्म स्लाइटली एम्बिगुअस रखती है, क्या वह मरा, क्या सरवाइव किया। लेकिन यह एम्बिग्विटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सजेस्ट करती है कि यह कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। अगली फिल्म में शायद क्वारिच फिर से आएगा,
जब बैटल खत्म होता है तो एक बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग होती है। ये एक विक्ट्री है, पर एक कड़वी विक्ट्री है। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे घर ध्वस्त हो गए, पंडोरा का लैंडस्केप बदल गया है। और अंत में जेक अपने परिवार को देखता है, सब अलाइव हैं, सब सेफ हैं, लेकिन उसके एक बेटे की कमी अभी भी दिखती है। ये बहुत ही प्रोफाउंड रियलाइजेशन है जो फिल्म दिखाती है कि कभी कभी एक विक्ट्री भी लॉस की तरह फील होती है। नेतिरी को एक क्लोजर मिलता है। उसके गुस्से का एक टारगेट था और उसने उसे फेस किया, पर क्या ये इनफ है? क्या उसके सन की मौत को अवेंज करना एक्चुअली हिम को वापस लाता है? नहीं। ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जो फिल्म उठाती है। लोआक को एक पीस मिलती है। उसे लगता है कि वह कुछ मीनिंगफुल किया, वह अपने फैमिली के लिए लड़ा। किरी को एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि उसकी पावर कितनी बड़ी है। और फिल्म के आखिरी में किरी और स्पाइडर अपने पूर्वजों से मिलते हैं और साथ ही साथ अपने भाई नेटेयम से भी मिलते हैं। इसी के साथ मूवी का दी एंड होता है।